नमस्कार, राजधानी लाइव में आपका स्वागत है और मैं हूं आपके साथ आकांक्षा मिश्रा। राजधानी लाइव की शुरुआत करेंगे दिल्ली की अहम खबर से। दिल्ली में बिजली खरीद की लागत 8% बढ़ जाने से अब 200 यूनिट से अधिक की मासिक खपत वाले उपभोक्ताओं को अधिक बिल चुकाना होगा। दिल्ली की बिजली मंत्री आतिशी ने सोमवार को संवाददाता सम्मेलन में ये जानकारी दी। उन्होंने कहा कि केंद्र सरकार के कुप्रबंधन के कारण दिल्ली को मिलने वाली बिजली महंगी हो गई है और इस वजह से उपभोक्ताओं को अधिक बिल चुकाना पड़ेगा। हालांकि उन्होंने कहा कि 200 यूनिट से कम मासिक खपत वाले उपभोक्ताओं पर इस दर वृद्धि का कोई असर नहीं पड़ेगा। आतिशी ने कहा कि मैं दिल्ली के बिजली उपभोक्ताओं से ये कहना चाहती हूँ कि बिजली बिल में इस बढ़ोतरी के लिए सिर्फ केंद्र सरकार ही जिम्मेदार है। इसने आयातित कोयला का इस्तेमाल करने के लिए बिजली संयंत्रों को मजबूत किया है, जो कि घरेलू कोयले की तुलना में 10 गुना महंगा है। हालांकि दिल्ली में विपक्षी दल भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश प्रवक्ता हरीश खुराना ने इस बिजली दर बढ़ोतरी के लिए बिजली वितरण कंपनियों और आम आदमी पार्टी की सरकार के बीच गठजोड़ को जिम्मेदार ठहराया। दिल्ली में आप सरकार 200 यूनिट तक बिजली खपत करने वाले उपभोक्ताओं को मुफ्त में बिजली मुहैया कराती है, जबकि 201 से 400 यूनिट तक बिजली खपत करने वाले उपभोक्ताओं को आधे बिल पर सब्सिडी दी जाती है। देखिए, सबसे पहली बात मैं दिल्ली के उपभोक्ताओं को बताना चाहूँगी कि दिल्ली के जिन जिन लोगों का ज़ीरो बिजली बिल आता है उनका ज़ीरो बिजली बिल आता रहेगा, चाहे ये सरचार्ज बढ़े चाहे ये सरचार्ज घटे, ये उनकी सब्सिडी में शामिल है। लेकिन मैं दिल्ली के लोगों को और देश के लोगों को ये बताना चाहती हूँ कि आज अगर दिल्ली जैसे शहर में भी बिजली का दाम बढ़ रहा है तो ये सिर्फ और सिर्फ केंद्र सरकार की वजह से बढ़ रहा है। पीपीएसी यानी पावर परचेज अग्रीमेंट कॉस्ट, जो 10 साल के लिए फिक्स होती है, लेकिन चाहे डीईआरसी हो या चाहे देश भर में कोई भी इलेक्ट्रिसिटी रेगुलेटरी कमीशन हो, वो हर कुछ महीने बाद इस पावर परचेज की कॉस्ट को असेस करती है और बिजली कंपनियों को उस हिसाब से 3 महीने के लिए सरचार्ज घटाना बढ़ाना अलाउ करती है। आज क्यों दाम बढ़ रहा है? इसलिए बढ़ रहा है क्योंकि केंद्र सरकार की मिसमैनेजमेंट की वजह से आज देश में कोयले का दाम महंगा हो गया है। आज भारत के 75 साल के इतिहास में पहली बार एक कोयले की आर्टिफिशियल शॉर्टेज हो गई है। उस कोयले की आर्टिफिशियल शॉर्टेज की वजह से कोयले का दाम बढ़ रहा है। केंद्र सरकार ने अब जबरदस्ती करी है कि कोई भी अगर कोयला खरीदेगा तो उन्हें 10% इंपोर्टेड कोयला यूज करना पड़ेगा। इंपोर्टेड कोयले का दाम भारत के कोयले से तकरीबन 10 गुना ज़्यादा है। अगर आप डोमेस्टिक कोल को यूज़ करिए तो वो तकरीबन 2000 रुपये टन का आता है, लेकिन अब जो फॉरेन कोल, इंपोर्टेड कोल बिजली कंपनियों को यूज़ करना पड़ रहा है वो 25,000 रुपये टन आ रहा है। तो आज अगर बिजली के दाम बढ़ रहे हैं वो सिर्फ और सिर्फ केंद्र सरकार की वजह से बढ़ रहे हैं, उनके मिसमैनेजमेंट की वजह से बढ़ रहे हैं। और हम तो ये भी जानना चाहेंगे कि जो कोल इंपोर्टर्स हैं उनकी केंद्र सरकार की उनके साथ क्या साठगांठ है। इस खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए दिल्ली से संवाददाता राजीव तिवारी हमारे साथ जुड़ गए हैं। राजीव, दिल्ली में एक बड़ा बदलाव हुआ है और कहीं ना कहीं अब 200 यूनिट से अधिक बिजली खपत पर अब बिजली बिल महंगा हो गया है। इसको लेकर एक बार पूरी जानकारी। देखिए, यहाँ पर बात करें जिस तरीके से दिल्ली सरकार ने अब बिजली आपूर्ति को लेकर जिस तरीके से 10% की बढ़ोतरी की गई है और यहाँ तक कि जिस तरीके से दाम अब बढ़े हैं, उससे कहीं ना कहीं राजनीतिक माहौल जो है वो लगातार गर्माता हुआ नजर आ रहा है। क्योंकि कल से जैसे ही बिजली के दाम बढ़ने की जानकारी मिली है तब से ही कहीं ना कहीं आरोप प्रत्यारोप का सिलसिला जो है वो शुरू हो चुका है। भाजपा की बात करें तो भाजपा जो है वो लगातार कल भाजपा के मनोज तिवारी की बात करें या फिर रमेश बिजड़ोई की बात करें, उनकी तरफ से प्रेस वार्ता की गई, जिसके अंदर कहीं ना कहीं दिल्ली सरकार को गिरने की कोशिश की गई। यहाँ तक कि ये भी कहा गया कि जिस तरीके से दिल्ली सरकार ने दाम बढ़ाए हैं उससे आम जनता की कमर जो है वो टूटती हुई नजर आएगी। वहीं बात करें आम आदमी पार्टी की तो आम आदमी पार्टी के आतिशी की बात करें तो आतिशी की तरफ से अब बिल्कुल स्पष्ट कर दिया गया है कि जो 200 यूनिट से जो नीचे के इस्तेमाल करने वाले हैं यानी कि जो ग्राहक है उनके ऊपर उसका बिजली का भार जो है जो 10% अब बढ़ाया गया है वो उसका असर जो है वो उनके ऊपर देखने को नहीं मिलेगा। जो 200 यूनिट से ऊपर की बिजली इस्तेमाल करेगा
पड़ेगा, सिर्फ उनके ऊपर ही इसका असर देखने को मिलेगा। मगर यहाँ पर उसके लिए भी कहीं ना कहीं केंद्र सरकार को ही जिम्मेवार ठहराया गया है, क्योंकि ये कहा गया है कि केंद्र सरकार जो है वो कंपनियों को जो कोयला देती है वो उसके दाम बढ़ाए जा रहे हैं, जिसकी वजह से कहीं ना कहीं बिजली कंपनियों ने दाम में इजाफा किया है, और जिसकी वजह से मजबूरन दिल्ली की जनता को भी अब कहीं ना कहीं बिजली जो है वो तो 10% महंगी होती हुई नजर आएगी। मगर यहाँ पर एक दूसरे के ऊपर आरोप प्रत्यारोप जरूर लगाए जा रहे हैं, मगर इसी को लेकर आज भाजपा की तरफ से भी कहते हैं दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के आवास के बाहर लगभग 2 बजे करीब जो है वो प्रदर्शन किया जाएगा, ताकि दिल्ली सरकार जो है वो बढ़े हुए दाम जो है 10% जो बढ़ाए गए हैं उसको वापस ले सके। मगर यही बात करें कांग्रेस की, तो कांग्रेस की तरफ से भी आज आम आदमी पार्टी के मुख्यालय पर लगभग 10 बजे करीब प्रदर्शन किया जाएगा बिजली के बढ़े हुए दामों को लेकर। सीधे सीधे कहीं ना कहीं राजनीति जो है वो देखने को मिल रही है। मगर कोयला कैसे बिजली मंत्री की बात करें आतिशी की, तो उनकी तरफ से भी इसके लिए केंद्र सरकार को ही जिम्मेवार ठहराया गया, क्योंकि कोयले के जिस तरीके से दाम बढ़ रहे हैं उसको लेकर कहीं ना कहीं बड़ी कंपनियों को फायदा देने की कोशिश की जा रही है। इस तरीके का तमाम जो आरोप है वो लगाए गए। मगर अब देखना होगा 10% की जो दाम बढ़े हैं उससे कहीं ना कहीं आम जनता की कमर ना टूटे, इसका सबसे ज्यादा ध्यान रखना होगा दिल्ली सरकार को। जी वहीं राजीव, अगर बात करें ये जो परिवर्तन किया गया है बिजली के बिल में, कहीं ना कहीं ये दिल्ली के लोगों के लिए कब से लागू किया जाएगा? देखिए यहाँ पर बात करें जिस तरीके से दिल्ली सरकार की, तो दिल्ली सरकार लगातार दिल्ली की जनता को कहीं ना कहीं फ्री बिजली देने की कोशिश करती है। 200 यूनिट से ज्यादा जो यूज करते हैं उनके ऊपर आधा चार्जिंग किया जाता है। मगर अब जिस तरीके से बिजली के दामों में बढ़ोतरी की गई है उससे कहीं ना कहीं आम जनता के ऊपर जरूर थोड़ा बहुत असर जरूर पड़ता हुआ नजर आएगा, क्योंकि 200 यूनिट से जो कम यूज करते हैं उनके लिए कोई भी ऐसी मुश्किलें वाली बात नहीं है। मगर यहाँ पर जिस तरीके से दिल्ली सरकार ने स्पष्ट कर दिया कि 200 यूनिट से जो कम इस्तेमाल करेंगे उनके लिए कोई भी दिक्कतें नहीं है। मगर हाँ 200 यूनिट से जो ऊपर की इस्तेमाल करेंगे उनके लिए कहीं ना कहीं 10% जो दाम जो है वो बढ़ते हुए नजर आएंगे, क्योंकि पहले ये आधे लिए जाते थे, यानी कम पैसे लिए जाते थे, उसके 400 यूनिट से ज्यादा जो यूज करते थे उनसे कहीं ना कहीं ज्यादा चार्जिंग लिया जाता था। इस तरीके की तमाम जो कोशिशें दिल्ली सरकार के द्वारा की जाती थी, मगर अब इसको लेकर जिस तरीके से राजनीति हो रही है और दिल्ली सरकार की तरफ से स्पष्ट कर दिया गया है कि आम जनता के ऊपर इसका भार जो है वो नहीं पड़ता हुआ नजर आया। मगर कहीं ना कहीं दिल्ली सरकार के जो बिजली मंत्री हैं आतिशी, उनकी तरफ से बिल्कुल स्पष्ट किया गया केंद्र सरकार इसके लिए जिम्मेवार है, क्योंकि बिजली कंपनियों को जो कोयला दिया जाता है वो कहीं ना कहीं महंगा कर दिया गया है, जिसकी वजह से कहीं ना कहीं बिजली कंपनियों के द्वारा दाम जो है वो बढ़ाए गए हैं। मगर यहाँ पर भाजपा आज कहीं ना कहीं प्रदर्शन जिस तरीके से करने वाली है और कांग्रेस भी प्रदर्शन करने वाली है, तो उससे साफ जाहिर है कहीं ना कहीं राजनीति जो है वो कहीं ना कहीं गर्माती नजर आ रही है और आम जनता तक एक मैसेज दिया जा रहा है कि दिल्ली सरकार जो है वो जनता के लिए वादे जरूर करती है, मगर वो वादे जो है वो सिर्फ झूठे साबित हो रहे हैं। मगर यहाँ पर दिल्ली सरकार की तरफ से स्पष्ट कर दिया गया है जो भी ग्राहक जो है या फिर जो भी उपभोक्ता है 200 यूनिट से कम इस्तेमाल करते हैं उनके लिए कोई भी ऐसी मुश्किलें जो है वो नहीं नजर आएंगी। मगर अब देखना होगा इसकी जो शुरुआत है वो किस तरीके से की जाएगी, और लगभग ये कहा जा रहा है कि 1 जुलाई से ही इसके दाम जो है वो कहीं ना कहीं देखने को मिल सकते हैं। मगर कहीं ना कहीं राजनीति जो है दिल्ली के अंदर बिजली को लेकर कहीं ना कहीं गर्मा चुकी है। जी वहीं राजीव, अगर बात करें जब आम आदमी पार्टी सत्ता में आई थी तो कहीं ना कहीं जो मुख्य वादा था वो बिजली को लेकर ही था। तो इस तरीके से जो परिवर्तन किया गया है या जो बिजली की दरों में इजाफा किया गया है, इसको लेकर अगर दिल्ली की जनता की बात करें तो उन लोगों का किस तरीके का रुख देखने को मिल रहा है? देखिए यहाँ पर एक चीज समझनी होगी, दिल्ली की जनता की बात करें तो दिल्ली सरकार जब 2014 के अंदर जब सत्ता के अंदर आई थी तब ये बड़े बड़े वादे किए गए थे, बिजली फ्री दी जाएगी, पानी फ्री दिया जाएगा, और वही चीज कहीं ना कहीं दिल्ली की जनता को देने की कोशिश भी की गई, क्योंकि 200 यूनिट के करीब जो निर्धारित की गई थी उसके अंदर सब्सिडी दी जा रही थी, जिसकी वजह से कहीं ना कहीं आम व्यक्ति जो मिडिल क्लास का है या फिर ग्राउंड क्लास का है उसको थोड़ी बहुत राहत जरूर मिलती नजर आ रही थी। मगर जो 200 यूनिट से ऊपर यूज कर रहे थे उनके ऊपर जरूर चार्जिंग लगता हुआ नजर आ रहा था। मगर अब जिस तरीके से 10% के दाम बढ़ाए गए हैं उसके लिए भी कहीं ना कहीं दिल्ली सरकार ने केंद्र सरकार को जिम्मेवार ठहराया गया है कि कोयले के दाम बढ़ाए गए हैं इसलिए दाम बढ़ाए गए हैं। मगर यहाँ पर बात करें आम जनता की, जो 200 यूनिट से ऊपर के इस्तेमाल कर रहे थे उनके लिए जरूर मुश्किलें बनती नजर आ रही है, क्योंकि दिल्ली सरकार जो फ्री बिजली देने की बात करती थी या फिर कम पैसों की बिजली देने की बात करती थी उनके लिए कहीं ना कहीं परेशानियां जरूर बनती नजर आ रही है। मगर यहां पर बात करें आम जनता की, तो आम जनता को अभी तक ये समझ नहीं आ रहा है कि वाकई में ही दाम जो बढ़ाए गए हैं वो किसके ऊपर भार पड़ेगा और किसके ऊपर भार नहीं पड़ेगा। मगर भाजपा अलग इस मुद्दे को लेकर कहीं ना कहीं आरोप लगा रही है। वो आज भाजपा की तरफ से कहा गया है कि जो बिजली चोरी करती है उनकी बिजली फ्री कर दी
गई है और जो आम जनता है उसके ऊपर कहीं ना कहीं भार डाला जा रहा है, और यही चीज कांग्रेस की तरफ से भी कही जा रही है। इसी को लेकर दोनों पार्टियां जो है वो आज आम आदमी पार्टी के मुख्यालय और अरविंद केजरीवाल के घर के बाहर प्रदर्शन करने वाले हैं। मगर यहाँ पर आम आदमी पार्टी की तरफ से भी स्पष्ट कर दिया गया है कि केंद्र सरकार की जो कोयले के दामों को बढ़ाया गया उसकी वजह से दाम बढ़े हैं, मगर यहाँ पर जो लोग जो 200 यूनिट से ऊपर के यूज करने वाले हैं उनके लिए कहीं ना कहीं बिजली जो है वाकई में ही महंगी हो चुकी है। जी वहीं राजीव, अगर बात करें जब भी इस तरीके के फैसले लिए जाते हैं तो कहीं ना कहीं सत्ता पक्ष और विपक्ष के बीच विवाद जरूर देखने को मिलता है। आज भी जिस तरीके से आपने बताया कि बीजेपी और कांग्रेस की ओर से कहीं ना कहीं ये प्रदर्शन किया जाएगा इन बिजली दरों में जो इजाफा हुआ है इसके खिलाफ, तो क्या लगता है इसका किस तरीके का असर देखने को मिलेगा? देखिए, यहाँ पर बात करें जब भी किसी भी चीज के दाम बढ़ते हैं, चाहे वो रसोई गैस के हों, बिजली के हों, पानी के हों, किसी और चीज के हों, तब कहीं ना कहीं राजनीति जो है वो बिल्कुल गर्माती नजर आती है। यहाँ पर बात करें जिस तरीके से दिल्ली के अंदर 10% की जो बढ़ोतरी की गई है बिजली के दामों पर, उसके लिए भी कहीं ना कहीं आप राजनीति होती नजर आ रही है। कल जिस तरीके से मनोज तिवारी और रमेश बिदुड़ई की तरफ से प्रेस वार्ता की गई थी, जिसके अंदर ये कहा गया था कि जो लोग बिजली चोरी करते हैं उनके बिजली के बिल जो है वो माफ कर दिए गए हैं, उनका चार्जिंग जो है वो आम जनता के ऊपर डाला जा रहा है। यानी कि सीधा सीधा कहीं ना कहीं चोरी करने वालों के लिए कहीं ना कहीं जो उनका नुकसान है वो कहीं ना कहीं आम जनता से वसूल करने की बात की जा रही है। इसीलिए कहीं ना कहीं उनकी तरफ से प्रदर्शन जो है वो किया जाएगा। मगर कांग्रेस की तरफ बात करें तो कांग्रेस की तरफ से भी कहीं ना कहीं आरोप लगाए जा रहे हैं कि जो 10% का इजाफा किया गया है उससे आम जनता के ऊपर जो है वो भार पड़ता होना जाएगा। और दिल्ली सरकार जो वादे करती थी आम जनता के लिए कि वो बिजली फ्री देंगे, पानी फ्री देंगे, अब वो वादे जो है वो झूठे साबित हो रहे हैं। मगर दिल्ली सरकार की बात करें तो खुद बिजली मंत्री की तरफ से कहा गया है कि जो केंद्र सरकार ने बिजली के दामों कोयले के दाम बढ़ाए हैं, जिसकी वजह से बिजली कंपनियों के ऊपर भार पड़ा है, और वही भार जो है वो कहीं ना कहीं अब कुछ लोग ग्राहकों के ऊपर पड़ता हुआ नजर आएगा। मगर यहाँ पर राजनीति बिल्कुल गर्मा चुकी है। एक तरफ गर्मी बढ़ती नजर आ रही है तो दूसरी तरफ कहीं ना कहीं बिजली को लेकर राजनीति बढ़ती नजर आ रही है। मगर आम जनता जो है वो कहीं ना कहीं ये समझ नहीं पा रही है कि वाकई में सही कौन बोल रहा है, गलत कौन बोल रहा है। मगर इस प्रदर्शन से जो आज कांग्रेस और भाजपा करने वाली है उससे कितना फर्क पड़ने वाला है दिल्ली सरकार के ऊपर, ये जरूर देखना होगा। जी ठीक है राजीव तिवारी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ जुड़ने के लिए और इस खबर पर तमाम अहम जानकारी हमारे साथ साझा करने के लिए। वहीं सीएम योगी आज दोपहर 12 बजे लोक भवन में अंतर्राष्ट्रीय एमएसएमई दिवस 2023 के अवसर पर एमएसएमई क्षेत्र के समग्र विकास के लिए बैंकों द्वारा 20,000 करोड़ का ऋण वितरण, भारतीय पैकेजिंग संस्थान के एमओयू, जीआई पंजीकरण प्रमाण पत्रों का वितरण और प्रयागराज के ग्राम मंदर देह माफी भगवत में गोबर बायोगैस प्लांट और ग्राम गांजा में ऊनी धागा उत्पादन केंद्र का लोकार्पण करेंगे। आपको बता दें कि आज अंतर्राष्ट्रीय एमएसएमई दिवस है, जिसके उपलक्ष्य में सीएम योगी आज दोपहर 12 बजे लोक भवन में एक कार्यक्रम में हिस्सा लेंगे और इस कार्यक्रम का मुख्य मकसद है एमएसएमई क्षेत्र का विकास। आपको बता दें कि एमएसएमई क्षेत्र के विकास के लिए आज कई चीज़ों का लोकार्पण सीएम योगी आदित्यनाथ करने वाले हैं, जिसमें गोबर बायोगैस प्लांट और ग्राम गांजा में ऊनी धागा उत्पादन केंद्र शामिल है। आपको बता दें कि इसके साथ ही बैंकों द्वारा 20,000 करोड़ का ऋण वितरण और भारतीय पैकेजिंग संस्थान के एमओयू, जीआई पंजीकरण प्रमाण पत्रों का वितरण और इसके साथ ही धागा उत्पादन केंद्र का लोकार्पण भी सीएम योगी करेंगे। इस खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए लखनऊ से संवाददाता जितेंद्र चौहान हमारे साथ जुड़ गए हैं। जितेंद्र, आज एमएसएमई अंतर्राष्ट्रीय दिवस के उपलक्ष्य पर सीएम योगी कई बड़ी सौगात देने वाले हैं, इसको लेकर एक बार पूरी जानकारी। देखिए आकांक्षा, लखनऊ में एक कार्यक्रम रखा गया है, अंतर्राष्ट्रीय दिवस है, उस अवसर पर एक कार्यक्रम रखा गया है। एमएसएमई क्षेत्र में बैंक से लगभग 20,000 करोड़ का लोन का वितरण किया जाएगा और कहीं न कहीं कहा जाता है कि भारतीय पैकेजिंग संस्थान के साथ ओएमयू हुआ होगा, साथ ही जीआईसी पंजीकरण प्रमाण पत्रों का वितरण भी किया जाएगा। प्रयागराज में मंदिर भागवत के गोबर बायोगैस प्लांट का लोकार्पण भी किया जाएगा। सीएम योगी आदित्यनाथ आज लखनऊ के लोक भवन में एक कार्यक्रम रखेंगे, कार्यक्रम में शामिल होंगे और ये 12 बजे के आसपास मुख्यमंत्री कार्यालय के सभागार में रखा जाएगा। और ये कहा जा सकता है कि अंतर्राष्ट्रीय एमएसएमई दिवस के अवसर पर कल लखनऊ में एक निजी होटल में भी कार्यक्रम हुआ था, जिसमें एमएसएमई मंत्री शामिल हुए थे, राकेश सचान में हुए थे। आज डिप्टी सीएम
ब्रिजेश पाठक भी उस कार्यक्रम में, निजी होटल में जो चल रहा है उसमें उद्योगपतियों के सम्मेलन में शामिल हुए हैं। और आज उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ भी लखनऊ के लोक भवन कार्यालय में जो मुख्यालय है वहां पर कहीं ना कहीं शामिल होंगे, कार्यक्रम में शामिल होंगे। और कई कार्यक्रम रखे गए हैं। 20,000 करोड़ का जो लोन है एमएसएमई सेक्टर में, उसका कहीं ना कहीं आज वितरण किया जाएगा। और साथ ही साथ पैकेजिंग उसको लेकर भी आज वितरण कार्यक्रम क्या है, बायोगैस प्लांट है उसका लोकार्पण शिलान्यास किया जाएगा। तो कुल मिला के कहा जा सकता है कि एक ही कार्यक्रम में तमाम तरह की चीजों को काम उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ काम करने का काम करेंगे। और इस कार्यक्रम में एमएसएमई मिनिस्टर भी शामिल होंगे, तमाम उद्योगपति भी इसमें शामिल होंगे। और ये लगभग 12 बजे लोक भवन कार्यालय में आयोजित होगा। वहीं जितेंद्र, अगर बात करें तो जिस तरीके से आपने बताया कि कई बड़ी सौगात देंगे और कहीं ना कहीं जो लोन वितरण है वो भी वो करेंगे, तो इससे एमएसएमई क्षेत्र में विकास में किस तरीके से बढ़ावा देखने को मिल सकता है? देखिए, सूक्ष्म एवं लघु जो उद्योग है उसको सरकार लगातार बढ़ावा दे रही है। छोटे छोटे उद्योगों को लगाने के लिए जो कह सकते हैं उद्यमी आ रहे हैं उसको कहीं ना कहीं उत्तर प्रदेश में कह सकते हैं कि वो किया जा रहा है। तो लघु उद्योग, सूक्ष्म उद्योग को बड़ा करने के लिए और उसको विस्तार करने के लिए लगातार सरकार कोशिश कर रही है। और एमएसएमई लोन लगातार सरकार देने का काम कर रही है। और छोटे उद्योग हो, बड़े उद्योग हो, उन सभी उद्योगों को सरकार प्रोत्साहित करने का काम कर रही है। और उत्तर प्रदेश में ज्यादा से ज्यादा कह सकते हैं कि रोजगार उत्पन्न हो, उसको लेकर भी सरकार पूरी तरह से कटिबद्ध है। और जो लघु उद्योग है, सूक्ष्म उद्योग है, उनको करने का लगाने का काम सरकार उत्तर प्रदेश में लोगों को मौका दे रही है। और बड़ी बड़ी कंपनियां ये कह सकते हैं कि इसमें हिस्सेदारी कर रही हैं। और जाहिर सी बात है कि उसी क्रम में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ अंतर्राष्ट्रीय एमएसएमई दिवस के पर 20,000 करोड़ का जो लोन है उसका कहीं न कहीं वितरण करने का काम करेंगे आज। वहीं जितेंद्र, अगर बात करें जिस तरीके से उत्तर प्रदेश में देखा गया कि G20 की मीटिंग हुई और निवेश बढ़ने के भी कई अवसर यूपी को मिले, उसके बाद जिस तरीके से आज ये सौगात देने वाले हैं, तो कहीं ना कहीं क्या लगता है यूपी की अगर बात करें तो विकास दर में क्या इजाफा देखने को मिल रहा है? और परिवर्तन की बात करें तो पहले के समय में इस तरीके से G20 का आयोजन नहीं हुआ था, उसके बाद एमएसएमई सेक्टर पर भी इतना फोकस नहीं किया जाता था। तो अब की योगी सरकार की अगर बात करें तो किस तरीके का उत्तर प्रदेश में परिवर्तन देखने को मिल रहा है? देखिए, पिछले 6 सालों में काफी परिवर्तन किया है उत्तर प्रदेश सरकार ने। और जाहिर सी बात है कि एमएसएमई सेक्टर में जो सूक्ष्म लघु उद्योग है उनको बढ़ावा देने का काम सरकार कर रही है। और उत्तर प्रदेश में ज्यादा से ज्यादा उद्योग लगे, इंडस्ट्रीज लगे और कहीं ना कहीं लोगों को, उत्तर प्रदेश की जनता को रोजगार मिलने का काम करे। तो सरकार इस क्रम में लगातार प्रयासरत है। और इस क्रम में निवेश को जुटाने के लिए ग्राउंड ब्रेकिंग सेरेमनी, ऐसे तमाम जो निवेशक को लाने के लिए कार्यक्रम रखे गए थे। और ये कहा जाता है कि इन्वेस्टर समिट से लेकर इन्वेस्टर टू, ग्राउंड ब्रेकिंग सेरेमनी, इस तरह के तमाम कार्यक्रम 6 सालों में हुए। और सरकार ज्यादा से ज्यादा निवेश बनाने, क्योंकि सरकार का, जहां उत्तर प्रदेश सरकार का 1 ट्रिलियन इकोनॉमी का लक्ष्य है, तो वहीं केंद्र सरकार का 5 ट्रिलियन इकोनॉमी का लक्ष्य है। और इस लक्ष्य को पाने के लिए सरकार को जो कोशिश कर रही है, 5 सालों में तमाम निवेशकों को उत्तर प्रदेश में बुलाया गया निवेश करने के लिए। इंडस्ट्रियल पार्क से लेकर तमाम जो निवेश कह सकते हैं उद्योग जो उत्तर प्रदेश में लगाए जाएंगे, उसको कहीं ना कहीं सरकार पूरी तरह से रूपरेखा तैयार कर रही है। और अब जो पिछले साल निवेशकों को लाया गया था, जिनके ओएमयू साइन हुए थे, उनको कहीं ना कहीं अब सरकार उनके क्षेत्र में काम करने का, सरकार ने उनको सहूलियत देने का काम किया। सुरक्षा से लेकर कह सकते हैं कि निवेश के लिए पूरी तरह से, और सिंगल विंडो सिस्टम के माध्यम से उद्योगपति को राह आसान करने का काम किया, क्योंकि तमाम तरह की परेशानियां सामने करना पड़ता था। तो आप उत्तर प्रदेश में कह सकते हैं बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ जुड़ने के लिए और इस खबर पर तमाम अहम जानकारी हमारे साथ साझा करने के लिए। वहीं नवी मुंबई में न्यू पनवेल सेक्टर 19 स्थित नील आंगन सोसाइटी में शनिवार रात करीब 11:30 बजे सोसाइटी के हर फ्लैट के बाहर पीएफआई जिंदाबाद और 786 लिखे हुए पोस्टर चिपका कर गए थे। इसके अलावा सोसाइटी के सेक्रेटरी एकनाथ कवड़े के फ्लैट संख्या 201 के सामने 2 सुतली बम और जलती हुई अगरबत्ती के साथ पीएफआई जिंदाबाद लिखे हुए चिट्ठी मिलने से सोसाइटी में हड़कंप मच गया। हालांकि रात करीब 12 बजे सोसाइटी के एक लड़के ने देख लिया और पुलिस को तुरंत सूचित किया। मौके पर पहुंची पुलिस ने आधे घंटे में ही पीएफआई जिंदाबाद लिखी चिट्ठी और सुतली बम को कब्जे में लिया और जांच शुरू कर दी। नील आंगन सोसाइटी के लोगों का कहना है कि पीएफआई जिंदाबाद चिट्ठी और सुतली बम से न्यू पनवेल में दहशत का माहौल फैला हुआ है। इस वारदात के बाद स्थानीय खांडेश्वर पुलिस ने जांच शुरू कर दी।
नीलगन करके सोसाइटी है न्यू पनवेल में, वहाँ पे सेक्टर 19 में है ये। वहाँ पे कुछ जो अननोन अनआइडेंटिफाइड लोग ने व्यक्ति ने उसमें एक चिट्ठी लिखी थी, उसमें PFI ऐसा लिखा था और 2 सुतली बम रखे थे। इस घटना के संदर्भ में हमने ऑफेंस रजिस्टर किया है। सर पूरे इसमें हमने ऑफेंस रजिस्टर किया, अभी इन्वेस्टिगेशन शुरू है। किन धाराओं के तहत मामले की तरफ हमने दाखिल किया है। सर इन्वेस्टिगेशन में पुलिस की कितनी टीम लगाई गई है? अभी पुलिस स्टेशन की 2 टीम उसमें इन्वेस्टिगेशन कर रही है, जल्दी ऑफेंस ये हो जाएगा डिटेल। प्राइमा फेसी में कुछ जानकारी मिल अभी इन्वेस्टिगेशन शुरू है, उसमें अभी डिस्क्लोज नहीं करता आएगा कुछ भी। आपको बता दें कि नवी मुंबई के न्यू पनवेल सेक्टर में नील आंगन सोसाइटी में करीब 11:30 बजे सोसाइटी के हर फ्लैट के बाहर PFI जिंदाबाद के लिखे हुए मैसेज की चिट्ठी मिली। साथ ही आपको बता दें कि लोग इसका पोस्टर चिपका कर वहां से गए। इसके अलावा सोसाइटी के सेक्रेटरी एकनाथ कावड़े के फ्लैट संख्या 201 के सामने 2 सुतली बम और जलती हुई अगरबत्ती मिली, जिसको देखकर सोसाइटी में अफरा तफरी का माहौल मच गया। आपको बता दें कि इसको करीब रात 12 बजे एक लड़के ने देखा और तुरंत इस मामले को लेकर पुलिस को सूचित किया गया। साथ ही पुलिस वहां पहुंची और इस मामले की जांच पड़ताल में जुट गई। वहीं नील आंगन सोसाइटी के लोगों का कहना है कि PFI जिंदाबाद चिट्ठी और सुतली बम से न्यू पनवेल में दहशत का माहौल फैला हुआ है। आपको बता दें कि मुंबई के न्यू पनवेल सेक्टर में नील आंगन सोसाइटी के बाहर PFI जिंदाबाद लिखी हुई चिट्ठी और कहीं ना कहीं सुतली बम मिले, जिसके बाद सोसाइटी के लोगों में काफ़ी दहशत का माहौल देखने को मिल रहा है। आपको बता दें कि ये घटना शनिवार रात करीब 11:30 बजे की है, जब वहां पर लोगों के घरों के बाहर PFI जिंदाबाद लिखी हुई चिट्ठी मिली। आपको बता दें कि इस तरीके की चिट्ठी देखने के बाद तुरंत लोगों ने पुलिस को सूचित किया और पुलिस मौके पर पहुंची। वहीं पुलिस अब इस मामले की जांच पड़ताल में जुटी हुई है। साथ ही आपको बता दें कि इस तरीके की वारदात के बाद से ही लोगों में काफी दहशत का माहौल देखने को मिल रहा है। मौके पर पहुंची पुलिस ने आधे घंटे में ही PFI जिंदाबाद लिखी चिट्ठी और सुतली बम को कब्जे में लिया और इस मामले की जांच शुरू कर दी। आपको बता दें कि वहीं पुलिस ने इस मामले को लेकर जांच शुरू कर दी है और कहीं ना कहीं जल्द ही इस मामले को लेकर खुलासा हो सकता है। साथ ही आपको बता दें कि PFI जिंदाबाद की चिट्ठी मिलने से और सुतली बम मिलने से लोगों के मन में काफी दहशत का माहौल देखने को मिल रहा है। साथ ही पुलिस ने इस मामले में आपसी मतभेद होने की भी आशंकाएं जताई हैं, लेकिन अभी पूरी तरह से इस मामले का खुलासा नहीं हो पाया है। आपको बता दें कि मुंबई में नील आंगन सोसाइटी में एक ऐसी वारदात सामने आई है जिसमें पनवेल में लोगों के घरों के बाहर PFI जिंदाबाद लिखी हुई चिट्ठी और सुतली बम मिले हैं। आपको बता दें कि इससे लोगों में काफी दहशत का माहौल है और ये घटना शनिवार रात करीब 11:30 बजे की है। इस खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए मुंबई से संवाददाता सत्य प्रकाश सोनी हमारे साथ जुड़ गए हैं। सत्य प्रकाश, पनवेल में लोगों के घरों के बाहर PFI जिंदाबाद लिखी हुई चिट्ठी मिली और सुतली बम मिले, जिससे लोगों में अभी भी अफरा तफरी का माहौल देखने को मिल रहा है। इसको लेकर एक बार पूरी जानकारी। बिल्कुल, देखिए बेहद ही चौंकाने वाली वारदात सामने आई है, जहां पर नवी मुंबई के पनवेल इलाके के सेक्टर नंबर 19 में नील आंगन सोसाइटी के कई फ्लैटों के बाहर जो है PFI द्वारा लिखी गई चिट्ठी, जिस पर PFI जिंदाबाद और 786 के साथ सुतली बम रखने का मामला सामने आया, जहां पर सोसाइटी के सेक्रेटरी के घर के बाहर सुतली बम और जलती हुई अगरबत्ती रखी गई थी। हालांकि सोसाइटी के एक शख्स ने समय पर देख लिया और उसे बुझा दिया और बड़ी वारदात होने से बच गई। लेकिन जाहिर तौर पर यह बहुत बड़ा मामला सामने आया है, जिसमें पुलिस जो है जांच कर रही है। खासकर खंडेश्वर पुलिस का ऐसा मानना है कि सोसाइटी के लोगों के बीच में आपसी मतभेद भी है। हालांकि इलाके के CCTV खंगाले जा रहे हैं कि कोई शख्स जो है रात 11:30 बजे आया था, इस तरह की वारदात करके गया है। इस तरह की जानकारी सोसाइटी द्वारा पुलिस को दी गई है। फिलहाल पुलिस इस पूरे मामले की गंभीरता से जांच कर रही है। वहीं सत्य प्रकाश, अगर बात करें तो इस मामले की जांच में अभी तक क्या कुछ अहम खुलासे हुए हैं? देखिए, पुलिस अभी फिलहाल जांच कर रही है। पुलिस को अभी तक कोई ऐसा सुराग नहीं मिला है
जो पुलिस यह बता सके कि आखिर कौन लोग हैं जो इस तरह की साजिश कर रहे थे। लेकिन सोसाइटी में जरूर डर का माहौल है, क्योंकि सोसाइटी के लोगों का ऐसा मानना है कि इस तरह की वारदात पनवेल में खासकर नवी मुंबई में पहली बार हुई है, क्योंकि पीएफआई जो भारत सरकार द्वारा बैन की गई है, पीएफआई के मामले में एनआईए ने करीब 20 लोगों की गिरफ्तारी भी की थी और लगातार इस पूरे मामले की गिरफ्तारी भी कर रही है। लेकिन उसके बावजूद इतनी हिम्मत जुटाकर किसी एक सोसाइटी को टारगेट करना और सोसाइटी के सभी दरवाजे को बाहर जो है इस तरह के चिट्ठी रखना और सुतली बम लगाकर जो है उसे उड़ाने की कोशिश करना जाहिर तौर पर एक बड़ी वारदात है। और इस वारदात को लेकर नवी मुंबई पुलिस और एनआईए की टीम लगातार जांच कर रही है। वहीं सत्यप्रकाश, अगर बात करें जिस तरीके से आपने कहा कि इससे पहले भी पीएफआई को बैन किया गया था और इसको लेकर इससे जुड़े कई लोगों के घर छापेमारी भी की गई और एक्शन भी लिया गया लगातार एनआईए का जिस तरीके से, तो क्या माना जा सकता है ये जो वारदात हुई है कहीं ना कहीं इससे क्या कनेक्शन हो सकता है? बिल्कुल, देखिए, अगर इस मामले की गंभीरता को देखा जाए तो यह मामला बहुत बड़ा है, क्योंकि पीएफआई जो हमारे देश में बैन है उसके बावजूद भी अगर पीएफआई के नाम पर कोई पीएफआई जिंदाबाद करता है, 786 लिखता है और जो है वहां सुतली बम दरवाजे सोसाइटी के अंदर सुतली बम फिट किया जाता है, जलती हुई अगरबत्ती रखी जाती है, तो जाहिर तौर पर यह बड़ी बात है कि इस तरह का प्लानिंग आखिर किसने किया। अगर जो प्लानिंग में अगर उसे सफलता मिलती जाहिर तौर पर सोसाइटी को बहुत बड़ा नुकसान हो सकता था। लेकिन पुलिस को समय रहते हुए जानकारी दी गई, पुलिस ने पूरे मामले को जो है गंभीरता लिया और लगातार जांच शुरू कर दी। दूसरी तरफ कल जब हमने पुलिस अधिकारी से बातचीत किया तो पुलिस अधिकारी का ऐसा मानना था कि पीएफआई जैसे संगठन की हिम्मत नहीं हो सकती कि वो सोसाइटी के अंदर आए उस तरह की वारदात को अंजाम दे। लेकिन यह जरूर हो सकता है कि सोसाइटी के अंदर आपसी मतभेद भी सामने आ सकते हैं। हालांकि सोसाइटी में एक मुस्लिम फैमिली रहती है, उसको लेकर भी आपसी मतभेद बरकरार है, उसको लेकर भी पुलिस इस एंगल से जांच कर रही है। पुलिस का ऐसा मानना है जब तक काम आरोपी तक पहुंच नहीं जाते तब तक इस पे स्पष्ट रूप से कहना कुछ जल्दबाजी होगी। हालांकि मामला जरूर गंभीर है, लोगों को डरने की जरूरत नहीं है, क्योंकि पुलिस ने सभी जो पोस्टर पीएफआई के लगे हुए थे, चिपकाए गए थे, उसे हटा लिया गया है। सुतली बम अगरबत्ती को हटा दिया गया है। किसी तरह का कोई घबराहट वाली बात नहीं है, लेकिन पुलिस इस विषय को बेहद ही गंभीर रूप से जांच कर रही है। वहीं सत्यप्रकाश, जिस तरीके से पुलिस का मानना है कि कहीं ना कहीं इस वारदात की वजह आपसी मतभेद हो सकता है, तो वहां अगर सोसाइटी के लोगों की बात करें तो उन लोगों का किस तरीके का रुख देखने को मिल रहा है इस पूरे मामले को लेकर? देखिए, कल हमने सोसाइटी के चेयरमैन से बातचीत किया था, सेक्रेटरी से बातचीत किया था। उन्होंने सीधे तौर पर कहा कि यह जो वारदात की गई है ये कहीं न कहीं सोसाइटी के लोगों को डराने की कोशिश की गई है, पीएफआई को जबरन थोपने की कोशिश की गई है। हालांकि आपसी मतभेद की बात सोसाइटी के द्वारा नहीं कही जा रही है, सोसाइटी के द्वारा सीधे तौर पे कहा जा रहा है कि कोई शख्स 11:30 बजे के आसपास सोसाइटी के अंदर घुसा और टेरेस से लेकर सोसाइटी के सभी फ्लैटों के बाहर इस तरह की चिट्ठी लिखी, नीले रंग की चिट्ठी, हरे रंग की चिट्ठी, कलम से लिखी हुई चिट्ठी जो है छोड़ गया। और खास बात यह है कि सेक्रेटरी, जो सोसाइटी की सेक्रेटरी है, उनके दरवाजे के बाहर सुतली बम और जलती हुई अगरबत्ती के साथ एक पत्र छोड़ गया जिसपे लिखा था पीएफआई जिंदाबाद 786। इतना ही नहीं, सोसाइटी के बाहर भी पीएफआई जिंदाबाद और 786 के जो है बोर्ड के ऊपर लिखे गए थे। इससे पुलिस को डाउट है कि ये जो है इस पूरे मामले में कोई जो है छेड़खानी कर रहा है, कोई तो जो है इस विषय को जो है धार्मिक भावनाओं को भड़काने की कोशिश कर रहा है, जिसमें पुलिस ने फिलहाल 153A के तहत मामला दर्ज किया और पूरे मामले की जांच कर रही। ठीक है, सत्यप्रकाश सोनी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ जुड़ने के लिए और इस खबर पर तमाम अहम जानकारी हमारे साथ साझा करने के लिए। वहीं वक्त हो गया एक छोटे से ब्रेक का, हाजिर होंगे ब्रेक के बाद। एक बार फिर हाजिर है ब्रेक के बाद, बढ़ते हैं अगली खबर पर। राज्य में वातावरण अनुकूल सार्वजनिक ट्रांसपोर्ट शुरू करने की दिशा में बड़ा कदम उठाते हुए पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान ने आज पायलट प्रोजेक्ट के तौर पर लुधियाना और जालंधर से ई व्हीकल सेवा और अमृतसर से ई ऑटो सेवा शुरू करने को मंजूरी दे दी है। राज्य के 47 शहरों में अलग अलग विकास प्रोजेक्टों का जायजा लेने के लिए यहां एक बैठक की अध्यक्षता करते हुए मुख्यमंत्री ने कहा कि लोगों को सार्वजनिक ट्रांसपोर्ट की बढ़िया सुविधाएं प्रदान करने के अलावा ये सुविधाएं वातावरण की सुरक्षा में भी अहम भूमिका निभाएंगी।
उन्होंने कहा कि पायलट प्रोजेक्ट के तौर पर लुधियाना और जालंधर में ई व्हीकल सेवा और अमृतसर में ई ऑटो सेवा शुरू की जाएगी। भगवंत मान ने उम्मीद जाहिर की है कि सार्वजनिक ट्रांसपोर्ट के ये ढंग तरीके इन शहरों में यातायात की समस्या को हल करने में भी काफी सहायक होंगे। आपको बता दें कि पंजाब के मुख्यमंत्री ने एक बड़ा कदम उठाया है, जिसके तहत जालंधर और पंजाब में ई व्हीकल और ई ऑटो सेवा शुरू की जाएगी। इस खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए चंडीगढ़ से संवाददाता अमित सेठी हमारे साथ जुड़ गए हैं। अमित, पंजाब सरकार ने एक बड़ा कदम उठाया है और पायलट प्रोजेक्ट को कहीं ना कहीं मंजूरी देकर अब ई ऑटो और ई व्हीकल सेवा शुरू करने की भी शुरुआत की है। इसको लेकर एक बार पूरी जानकारी। जी बिल्कुल, अगर बात की जाए पंजाब के जो सीएम है उनके द्वारा जो है पायलट प्रोजेक्ट को जो है चलाया गया है। आपको बताना चाहूँगा कि जिस तरह से पोल्यूशन जो है दिख रहा है, उसके चलते जो है लुधियाना की बात की जाए, जलंधर की बात की जाए, अमृतसर की बात की जाए, तो वहाँ पर अब ई रिक्शा जिस तरह से है पॉलिसी जो है उसको जो है लागू करने की बात की जा रही है कि आने वाले समय में अब अगर ऑटोज की बात की जाए और अगर और भी जो अन्य वाहन है वो जो है बैटरी पर जिस तरह से चलेंगे। उसका कारण क्या है कि बढ़ता पोल्यूशन जो है बड़ा एक जो कारण जो है सामने आ रहा है। तो उसके चलते जो है कल एक बैठक थी जिसमें करीब 1000 करोड़ के करीब जो है राशि जो है जारी जो है की जा रही है और कुछ प्रोजेक्ट जो है आने वाले समय में पंजाब में जो आने वाले हैं उनके मद्देनजर ही जो है एक जो है ये ई रिक्शा वाहन जो पॉलिसी है इसको लेके जो है पंजाब सरकार अब जल्द ही जो है लेकर आ रही है। और बात की जाए जलंधर की और अगर लुधियाना की और अमृतसर में, यहाँ पर जो है जल्दी जो है अब जो सड़कों पर जो है आपको ई रिक्शा दौड़ती दिखेगी। वहीं अमित, अगर बात करें तो इस तरीके के जो पायलट प्रोजेक्ट है इससे कहीं ना कहीं ये भी कहा जा रहा है कि यातायात की जो सुविधाएं हैं उसमें भी बढ़ोतरी होगी। किस तरीके से यातायात की सुविधाओं में फायदा देखने को मिल सकता है? जी बिल्कुल, यातायात में भी जो है बढ़ोतरी देखने को मिलेगी। अगर किसी को अगर किसी काम के निजी काम से अगर कहीं जाना है या कहीं भी जाना है तो उनके लिए जो है पहले समस्याएं आती थी कि ऑटोज जो है कि जिस तरह से डीजल के ऑटोज थे या सीएनजी की ऑटोज की अगर बात की जाए तो कहीं ना कहीं उनमें बड़ी समस्या आती थी क्योंकि लोगों के पास इतने थे नहीं। मगर अब जिस तरह से अगर पॉलिसीज लागू हो जाती हैं तो लोगों को अपने कहीं पे अगर उन्हें अपने स्थान पे जाना है तो उनके लिए भी बड़ी राहत की जो खबर है आम लोगों के लिए जो है कि अगर ई रिक्शा आ जाती है तो आने वाले समय में पोल्यूशन से तो गर्मी से तो राहत जो है लोगों को मिलेगी, पोल्यूशन से भी राहत मिलेगी, वहीं लोगों को जो है आने वाले समय में सुविधाएं भी बढ़ती हैं। अगर उन्हें अपने कहीं काम पे जाना है तो उनके लिए जिस तरह से अगर सरकार अगर ई रिक्शा को अगर बढ़ावा देती है तो ज्यादा लोगों के पास ई रिक्शा होगी तो आने जाने के वाले लोगों के लिए भी जो है बड़ी राहत की खबर है। वहीं अमित, अगर बात करें तो ये ई व्हीकल सेवा और ई ऑटो सेवा है, ये कब से शुरू हो सकती है पंजाब में? बिल्कुल, जल्दी जो है अभी पॉलिसी जो है बन रही है और कल जिस तरह से अगर पंजाब के सीएम की बात की जाए तो उन्होंने जिस तरह से दिशा निर्देश दिए हैं तो आने वाले समय की अगर बात की जाए तो जल्द ही कुछ ही दिनों में जो है 30 से 40 दिनों में जो है आने वाले समय में सड़कों पर जो है खासकर पंजाब की जो है लुधियाना के, जलंधर की और अमृतसर की बात की जाए तो और भी वैसे इसमें जो है जगहें हैं। पटियाला का नाम भी सामने आ रहा है, मोहाली का नाम भी सामने आ रहा है, तो और भी जगहों पर जो है ई रिक्शा की सेवा जो है शुरू हो सकती है। हालांकि लुधियाना और जलंधर, अमृतसर की बात की जाए तो जल्दी जो है अब लोगों को जो है सड़कों पर जो है ई रिक्शा या ई वाहन जो है चलते दिखेंगे। वहीं अमित, अगर बात करें ये जो पायलट प्रोजेक्ट की पॉलिसी तैयार की गई है इसमें क्या कुछ अहम प्रक्रिया है, क्योंकि आने वाले समय में इस तरीके के पायलट प्रोजेक्ट के जरिए लोगों को रोजगार मिलने में भी बढ़ोतरी देखने को मिल सकती है? बिल्कुल, अगर पंजाब की बात की जाए तो पंजाब में अब जिस तरह से पायलट प्रोजेक्ट जो है आने वाले समय में सामने आने वाले हैं तो उसमें जो है लोगों की अगर बात की जाए, युवा पीढ़ी की बात की जाए खासकर जो है उनको बड़ी जो है नौकरीज की जो है फैसिलिटीज मिलेंगी। चाहे काम अगर वो कोई शुरू करते हैं या जैसे ई रिक्शा की बात की जा रही है, जो बेरोजगार हैं उनको भी जो है रोजगार मिलने की जो है बात जो है वो की जा रही है। क्योंकि अगर इस तरह की फैसिलिटीज जो है लोगों को मिलती है तो जो आने वाले जो युवा पीढ़ी है उनको कहीं ना कहीं रोजगार भी जो है इसमें आने वाले समय में मिलेगा। ठीक है अमित सेठी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ जुड़ने के लिए और इस खबर पर तमाम अहम जानकारी हमारे साथ साझा करने के लिए। वहीं पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान के दिशा निर्देशों पर स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर बलबीर सिंह की अगुवाई में स्वास्थ्य विभाग के अफसर अलग अलग अस्पतालों का 2 दिन तक दौरा करेंगे। वो 27 जून को घनौर, पटियाला, नाभा, धुरी, संगरूर, बरनाला और 28 जून को बठिंडा, गोनियाना, श्री मुक्तसर साहिब, फरीदकोट, रायकोट और लुधियाना का दौरा करेंगे।
वो अस्पतालों के इंफ्रास्ट्रक्चर अपग्रेडेशन के चल रहे कार्यों का जायजा लेंगे और साथ ही अस्पताल में पेशेंट फ्रेंडली बनाना दौरे का मुख्य उद्देश्य होगा। आपको बता दें कि पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान के निर्देशों के अनुसार अब स्वास्थ्य विभाग के अफसर अलग अलग अस्पतालों का 2 दिन तक दौरा करने वाले हैं। आपको बता दें कि ये दौरा स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर बलबीर सिंह की अगुवाई में किया जाएगा। साथ ही 27 और 28 जून को पंजाब के अलग अलग जिलों में अलग अलग अस्पतालों में स्वास्थ्य विभाग के अफसर ये दौरा करने वाले हैं। साथ ही आपको बता दें कि अस्पतालों के इंफ्रास्ट्रक्चर अपग्रेडेशन के चल रहे कार्यों का भी सब अफसर जायजा लेंगे। इस खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए संवाददाता विजय वोरा हमारे साथ जुड़ गए हैं। विजय, मुख्यमंत्री भगवंत मान ने यह आदेश दिए हैं कि स्वास्थ्य विभाग के अफसर 27 और 28 जून को अलग अलग अस्पताल का दौरा करने वाले हैं, तो इसका मुख्य उद्देश्य क्या माना जा रहा है? बिल्कुल आकांक्षा, अगर बात करें तो पंजाब में लगातार आम आदमी पार्टी की सरकार जब से सत्ता में आई है तब से ही बात की जा रही है कि पंजाब को सेहत सुविधाएं जो है पूरी तरह अस्पतालों को लैस करी जाएंगी। तो इसी को देखते हुए मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान के दिशा निर्देशों पर स्वास्थ्य मंत्री बलबीर सिंह 2 दिवसीय अस्पतालों के दौरे पर रहेंगे, जिसके साथ अलग अलग जो अफसर है वो भी इनके साथ मौजूद रहेंगे। इसमें सबसे बड़ी बात बता दें कि जो अस्पतालों का इंफ्रास्ट्रक्चर तैयार हो रहा है, उनकी जो ऑपरेशन तैयार हो रही है, उसको लेकर यह दौरा होने जा रहा है। तो 2 दिनों के दौरे में सेहत मंत्री जो है बलबीर सिंह वो अस्पतालों का दौरा करेंगे। ये 2 दिवसीय दौरा 27 और 28 जून का होगा। आज ये दौरा की शुरुआत जो है सबसे पहले पटियाला जिले के संगरूर, पटियाला जिले धूरी, उसके बाद संगरूर डिस्ट्रिक्ट में कई अस्पतालों का दौरा करेंगे, ये जानेंगे। और सबसे बड़ी बात, अस्पतालों में दौरे के दौरान जहां आला अफसरों से और डॉक्टरों से बातचीत करेंगे, इंफ्रास्ट्रक्चर और कई सेहत सुविधाएं जो अस्पताल में दी जा रही है उसका मूल्यांकन करेंगे। उसके साथ साथ ही जो फ्रेंडली है, पेशेंट फ्रेंडली, डॉक्टरों को इस बाबत कई जानकारियां भी दी जाएगी, पेशेंट के साथ कैसे फ्रेंडली रहा जा सके ताकि पेशेंट को किसी चीज की दिक्कत ना आए। क्योंकि बीमारी के दौरान अक्सर पेशेंट को देखा जाता है वो चिड़चिड़ा सा हो जाता है, पर इसी के तहत डॉक्टर और पेशेंट के बीच आपसी स्वभाव को देखते हुए ये भी जानकारियां जो है डॉक्टरों को दी जाएगी। ये भी कई तरह के तथ्य सामने आ रहे हैं, पर इसी को देखते हुए बता दें कि आज जो है पटियाला संगरूर के कई अस्पतालों में दौरा करेंगे, जिसमें घनौर है, नापा है, धूरी है। तो इसके अलावा 28 तारीख को कल तो ये होगा बठिंडा, मुक्तसर साहिब, फरीदकोट, रायकोट और लुधियाना का अस्पतालों का दौरा करेंगे। ये खास बात देखने को मिल रही है, जब से आम आदमी पार्टी की सरकार बनी है लोगों को सेहत सुविधाएं के साथ साथ कई और सुविधाएं भी दी जा रही हैं। तो इसी का मूल्यांकन करने के लिए आज पंजाब के स्वास्थ्य मंत्री बलबीर सिंह 2 दिवसीय पंजाब के कई अस्पतालों का दौरा करेंगे, जहां पर जो इंफ्रास्ट्रक्चर तैयार हो रहा है और सेहत सुविधाएं जो है मामलों की जांच की जाएगी। वहीं विजय, अगर बात करें जिस तरीके से आम आदमी पार्टी की सरकार को देखा गया कि लगातार स्वास्थ्य के क्षेत्र में और शिक्षा के क्षेत्र में ज्यादा काम हो रहा है, तो पंजाब की अगर बात करें तो ये जो दौरे प्रस्तावित किए गए हैं अलग अलग अस्पतालों के, ये कितना अहम माना जा सकता है पंजाब के लिए? बिल्कुल कांक्षा, अगर देखा जाए तो क्योंकि पंजाब के नहीं देश भर के अस्पतालों में कहीं ना कहीं सरकारी जो अस्पताल है वहां पर उनकी हालत दयनीय है। इसी को देखते हुए आम आदमी पार्टी की सरकार ने चुनावों के दौरान भी जो वादे किए थे वे पंजाब में सेहत सुविधाएं जो है अच्छी तरह से दी जाएगी, लोगों को किसी चीज की दिक्कत नहीं आएगी। और साथ के साथ शिक्षा के क्षेत्र में भी बड़ा काम पंजाब सरकार करती है, चाहे शिक्षा, चाहे मॉडल स्कूल हो, चाहे इसके साथ कई और स्कूल ऑफ एमिनेंस हो। इसी को देखते हुए पंजाब के जो स्वास्थ्य मंत्री है तो कई अस्पतालों का दौरा कर रही है। हालांकि और भी मंत्री जो अपने अलग अलग विभागों में लगातार चेकिंग पर रहते हैं। इसी को देखते हुए आज स्वास्थ्य मंत्री जो है कई अस्पतालों का दौरा करेंगे। इसी के साथ कल भी कई अस्पतालों का दौरा कर अस्पतालों की स्थिति का जायजा लेंगे और डॉक्टर्स के साथ कैसे बातचीत करते हैं, क्योंकि पेशेंट और डॉक्टर का जो आपसी स्वभाव है, आपसी मिलवर्तन है, इसको देखने के लिए एक फ्रेंडली आपसी कई तरह की जानकारियां भी अफसर और स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टरों के साथ करेंगे बातचीत।
ठीक है विजय वोरा, आपका बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ जुड़ने के लिए और इस खबर पर तमाम अहम जानकारी हमारे साथ साझा करने के लिए। वहीं छत्तीसगढ़ के रायपुर में आज कांग्रेस की एक बड़ी बैठक होगी। आपको बता दें कि ये बैठक कुमारी सैलजा और मोहन मरकाम की अध्यक्षता में होगी। आज सुबह करीब 10 बजे राजीव भवन में ये बैठक होने वाली है और इस बैठक में विधानसभा सत्र और बूथ मैनेजमेंट को लेकर चर्चा हो सकती है। आपको बता दें कि छत्तीसगढ़ के रायपुर में आज इस बैठक का आयोजन किया जा रहा है। आपको बता दें कि छत्तीसगढ़ के रायपुर में आज कांग्रेस की एक बड़ी बैठक होने वाली है और ये बैठक कुमारी सैलजा और मोहन मरकाम की अध्यक्षता में होने वाली है। साथ ही आपको बता दें कि ये बैठक सुबह 10 बजे राजीव भवन में शुरू होगी और इस बैठक में कहीं ना कहीं विधानसभा सत्र और बूथ मैनेजमेंट को लेकर चर्चा हो सकती है। छत्तीसगढ़ के रायपुर में आज कांग्रेस की एक बड़ी बैठक मानी जा रही है। इस खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए रायपुर से संवाददाता टिकेश वर्मा हमारे साथ जुड़ गए हैं। टिकेश, आज रायपुर में कांग्रेस की एक बड़ी बैठक होने वाली है, बैठक कब शुरू होगी और इसको लेकर क्या कुछ अहम तैयारियां की गई हैं? जी देखिए आकांक्षा, कांग्रेस की आज एक बड़ी बैठक है और सुबह 10 बजे से बैठक राजीव भवन में शुरुआत हो जाएगी। इस बैठक में प्रदेश प्रभारी कुमारी सैलजा और प्रदेश अध्यक्ष मोहन मरकाम इस बैठक में शामिल रहेंगे। और बता दें कि जिस तरीके से लगातार कांग्रेस के जो प्रदेश प्रभारी कुमारी सैलजा एक के बाद एक लगातार बैठकों में शामिल हो रहे हैं और लगातार प्रदेश भर में घूमकर बैठक भी कर रहे हैं। बता दें कि इससे पहले मंत्रियों के साथ कुमारी सैलजा ने बैठक की थी, इसके बाद विधायकों के साथ बैठक किए थे। उसके बाद लगातार संभाग स्तरीय सम्मेलनों में शामिल होकर के लोगों कार्यकर्ताओं को रिचार्ज करते हुए नजर आए, उनकी समस्या समझते हुए नजर आए। इसके बाद अब कुमारी सैलजा लगातार विधानसभा स्तरीय के साथ साथ बूथ स्तर पर भी बैठक में शामिल होकर लगातार उनसे चर्चा कर उनकी समस्या सुन रहे हैं और लगातार निराकरण कर रहे हैं। संगठन को मजबूत करने की लगातार कुमारी सैलजा और कांग्रेस की पूरी टीम का ये कवायद लगातार जारी है। और इसी तारतम्य में कुमारी सैलजा आज राजीव भवन में बैठक लेंगे, जहाँ पर मोर्चा संगठन और प्रकोष्ठ विभाग के जो तमाम प्रदेश अध्यक्ष हैं वो इसमें शामिल होंगे। प्रदेश भर से बड़ी संख्या में कार्यकर्ता पहुंचने की संभावना है और मोर्चा संगठन के जो तमाम पदाधिकारी हैं, अध्यक्ष है, वो इस बैठक में शामिल होंगे और इस बैठक के माध्यम से कहीं न कहीं आने वाले विधानसभा चुनाव के लिए रणनीति तैयार करेंगे और किस तरीके से मोर्चा में कार्यकर्ताओं की जो काम करने की नजरिया है, किस तरीके से मोर्चा संगठन में काम करते हुए उनको समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है, क्या कुछ मोर्चा संगठन में नाराजगी है, उनको मनाने की कवायद में लगातार मजबूत करने के लिए ये बैठक होगी। और बैठक में कई महत्वपूर्ण निर्देश भी कुमारी सैलजा और प्रदेश अध्यक्ष मोहन मरकाम के जरिए विधानसभा चुनाव के लिए दिए जा सकते हैं। तो तमाम तरीके की जो योजना है वो बनाई जा रही है चुनाव के लिए और रणनीति साफ तौर पर नजर आ रही है। जी वहीं टिकेश, अगर बात करें जिस तरीके से कांग्रेस विधानसभा चुनाव को लेकर तैयारियों में जुटी है, फिर चाहे वो बूथ चलो अभियान की बात हो, फिर आज ये बड़ी बैठक हो रही है और कहीं ना कहीं लगातार संभाग को मजबूत करने के लिए जो कोशिशें की जा रही हैं, इसका विधानसभा चुनाव में किस तरीके का असर देखने को मिल सकता है? देखिए, कांग्रेस कोई कसर नहीं छोड़ना चाहते आने वाले आगामी विधानसभा चुनाव के लिए, क्योंकि लगातार जिस तरीके से फीडबैक मिल रहे हैं मुख्यमंत्री भूपेश बघेल के द्वारा लगातार ये कहा जा रहा है कि जो विधायक के कामकाज से जनता खुश नहीं, उन विधायकों के टिकट के लिए खतरा भी हो सकता है। तो ये साफ तौर पर ये माना जा सकता है कि कहीं न कहीं ये बैठक लगातार प्रदेश प्रभारी कुमारी सैलजा के द्वारा लिया जा रहा है और इसमें कई तरीके की जो बातें हैं वो निकल कर सामने आती है, चाहे वो कार्यकर्ताओं की नाराजगी की बात हो, चाहे वो संगठन की बात हो, सत्ता की बात हो, तो तमाम तरीके की जो बात निकल कर सामने आती है उस पर कुमारी सैलजा त्वरित संज्ञान लेते हुए नजर आते हैं। और कहीं न कहीं ये जो बैठक है मोर्चा प्रकोष्ठ की बैठक, क्योंकि ये कहा जाता है कि मोर्चा मजबूत है तो आप किसी भी क्षेत्र में काम करने के लिए तैयार रहते हैं, चाहे युवा प्रकोष्ठ की बात हो या फिर महिला प्रकोष्ठ की बात हो या फिर किसान मोर्चा की बात हो, तमाम तरीके की जो मोर्चा है और संगठन है प्रकोष्ठ की बात हो, तमाम उन आज बैठक है उनके प्रदेश अध्यक्ष शामिल होंगे और अपनी अपनी बात रखेंगे कुमारी सैलजा के सामने और कई बात निकल कर सामने आएगा और बैठक के बाद ये साफ स्पष्ट हो जाएगा कि किन विषयों पर चर्चा हुई और क्या कुछ उनसे दिशा निर्देश दिया गया। तो ये बैठक है वो बड़ी मानी जा रही है और विधानसभा चुनाव के नजरिए से महत्वपूर्ण माना जा रहा है। जी
ठीक है टिकेश वर्मा, आपका बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ जुड़ने के लिए और इस खबर पर तमाम अहम जानकारी हमारे साथ साझा करने के लिए। वहीं उत्तराखंड के लिए 30 जून तक मौसम का अलर्ट जारी किया गया है। इस दौरान प्रदेश के कई हिस्सों में भारी से बहुत भारी बारिश होने की संभावनाएं जताई जा रही हैं। मौसम के अलर्ट को देखते हुए भारतीय जनता पार्टी के चल रहे महा जनसंपर्क अभियान की कई रैलियों को रद्द कर दिया गया है। आपको बता दें कि 27 जून से 30 जून के बीच प्रदेश की 4 लोकसभा क्षेत्रों में होने वाली विशाल रैलियों को स्थगित करने का निर्णय लिया गया है। बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट ने बताया कि मौसम विभाग की चेतावनी के अनुसार सरकार ने चारधाम यात्रा को रोका है। साथ ही प्रशासन को अलर्ट मोड पर रखा गया है, जिसे देखते हुए महा जनसंपर्क अभियान के तहत प्रत्येक लोकसभा क्षेत्र में होने वाली रैलियों को भी स्थगित कर दिया गया है। लेकिन हरिद्वार लोकसभा में होने वाली रैली 28 जून को रुड़की में अभी प्रस्तावित है और अन्य जगह पूरे होने वाली रैलियों को मौसम सामान्य होने पर निर्णय लिया जाएगा। आपको बता दें कि लगातार उत्तराखंड में बारिश देखने को मिल रही है और अगले 5 दिनों के लिए मौसम विभाग ने रेड अलर्ट जारी किया है। साथ ही आपको बता दें कि उत्तराखंड में बारिश के माहौल को देखते हुए राजनीतिक जितनी भी रैलियां होनी थी उनको भी स्थगित करने का फैसला लिया गया है। और बीजेपी की बात करें तो प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट ने इसको लेकर जानकारी दी है और उन्होंने कहा कि आगे आने वाले समय में जितनी भी बीजेपी की रैलियां हैं उनको स्थगित किया जाता है। साथ ही आपको बता दें कि हरिद्वार लोकसभा को लेकर जो रुड़की में रैली होनी है वो अभी भी 28 जून के लिए प्रस्तावित है। साथ ही और जितनी रैलियां हैं मौसम विभाग के अलर्ट के अनुसार और मौसम में परिवर्तन को देखते हुए उस पर निर्णय लिया जाएगा। इस खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए संवाददाता अमित चौधरी हमारे साथ जुड़ गए हैं। अमित, लगातार पूरे देश में बारिश ने तबाही मचाई हुई है और उत्तराखंड की अगर बात करें तो उत्तराखंड में भी 5 दिनों के लिए मौसम विभाग ने अलर्ट जारी किया है। इसको लेकर एक बार पूरी जानकारी। देखिए, बिल्कुल उत्तराखंड की बात किया तो मानसून ने उत्तराखंड में दस्तक दे दी है और जिसके तहत पूरे उत्तराखंड में जो बारिश का दौर वो लगातार जारी है। कुमाऊं मंडल और गढ़वाल मंडल के सभी जगहों में जो है लगातार बारिश के यहाँ पर जो है खबरें लगातार सामने आ रही है और ये मौसम आगे कई दिन तक खराब बने रह सकता है, इसकी जानकारी लगातार मौसम विभाग दे रहा है। उसी के तहत भाजपा के द्वारा भी जो महा जनसंपर्क अभियान के तहत जो कई कार्यक्रम किए जाने से उत्तराखंड में उसको लेकर के भी यहाँ पर उनको रोका गया है। यहाँ भारी बारिश के चलते और कई जो रैलियां थी जो होनी थी वो स्थगित कर दी गई है। 27 जून से 30 जून के बीच में बात की जाए तो यहाँ प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट के द्वारा बताया गया है कि यहाँ 27 और 30 जून के बीच में 4 लोकसभा क्षेत्रों में विशाल रैलियों का आयोजन किया गया था, जो स्थगित करने का निर्णय उनकी ओर से दिया गया है क्योंकि प्रदेश में यहाँ पर चारधाम यात्रा भी चल रही है और उसको देखते हुए यहाँ पर लगातार बारिश के जो आसार है उससे कहीं ना कहीं यहाँ पर प्रभावित हो सकती है वो रैलियां, इसलिए वो रैलियां रोकी गई हैं और पूरी तरीके से मौसम के मिजाज को देखने के बाद जब मौसम का कहीं ना कहीं जो सुधार आएगा उसके बाद रैली आगे की जाएंगी, लेकिन अभी स्थगित की गई है और पूरी तरीके से यहाँ पर मौसम को देखते हुए यहाँ पर लगातार सतर्कता कहीं ना कहीं बढ़ती जा रही है। तो उसको लेकर के यहाँ पर जो चीजें सामने आ रही है और उत्तराखंड की बात की जाए तो लगातार मौसम बिगड़ने से जो हालात है वो खराब ना हो उसको लेकर के मुख्यमंत्री से लगातार निर्देश दिए जा रहे हैं और ये निर्देश कहने के अधिकारी को दिए गए हैं। अधिकारी की तरफ से जो है स्थिति का जायजा लगातार लिया जा रहा है और कोई अप्रिय घटना ना घटे उससे लगातार तैयारी की जा रही है। वही अमित, अगर बात करें तो उत्तराखंड में चारधाम यात्रा भी चल रही है, तो मौसम विभाग की तरफ से लोगों को किस तरीके की चेतावनी दी गई? देखिए, चारधाम यात्रा यहाँ लगातार चलाई जा रही है, लेकिन आज और कल 2 दिन तक यहाँ पर केदारनाथ की यात्रा रोकी गई है भारी बारिश के चलते, क्योंकि वहाँ जो हालात हैं वो लगातार खराब होते जा रहे हैं और यात्री को दिक्कत ना हो उसके लिए यहाँ पर मौसम विभाग की तरफ से भी चेतावनी जारी की गई है। मुख्यमंत्री ने भी यहाँ श्रद्धालुओं से यात्रियों से आग्रह किया है कि मौसम का मिजाज देखते हुए कहीं ना कहीं आगे बढ़ जाए और जब तक यहाँ पर बारिश रुक नहीं जाती है तो वो अपने सुरक्षित स्थानों में पहुंचे। और पूरी तरीके से यहाँ पर मौसम विभाग की तरफ से चेतावनी के बाद से प्रशासन हालांकि अलर्ट मोड पर है और जो पहाड़ी की जो दूर जो क्षेत्र है वहाँ पर लगातार जेसीबी लगातार तैनात कर दी गई है। ICRF की टीम को लगातार तैनात कर दिया गया है। कोई दिक्कतें अगर हो तो जल्द से जल्द दिक्कत से निपटा जाए और जो श्रद्धालु हैं, जो यात्री जो लगातार उत्तराखंड का रुख कर रहे हैं उनको
इकट्ठे ना हो, उसको लेकर लगातार यहाँ पर तैयारी की जाती है और मुख्यमंत्री की तरफ से निर्देश लगातार दिए जा रहे हैं। ठीक है अमित चौधरी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ जुड़ने के लिए और इस खबर पर तमाम अहम जानकारी हमारे साथ साझा करने के लिए। वहीं पहाड़ों पर लगातार हो रही बारिश के चलते चिनाब दरिया का जलस्तर बढ़ता जा रहा है। अखनूर कस्बे में दरिया का जलस्तर खतरे के निशान के करीब पहुंच गया है और स्थानीय प्रशासन ने लोगों से अपील की है कि दरिया के किनारे मत जाएं। वहीं मूसलाधार बारिश के चलते जम्मू श्रीनगर राष्ट्रीय राजमार्ग और मुगल रोड भूस्खलन के चलते बंद रहा और बारिश के यहां नदी नाले उफान पर हैं। तो रामबन जिला प्रशासन ने भी जिले भर में जारी भारी बारिश के बीच 10वीं कक्षा तक के सभी स्कूलों को दिन भर के लिए बंद करने का आदेश जारी किया है। हालांकि इस बारिश से जम्मू कश्मीर की जनता को भीषण गर्मी से राहत तो मिली है, लेकिन कहीं ना कहीं ये बारिश लोगों के लिए मुसीबत का सबब बनी है। इस खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए जम्मू कश्मीर से संवाददाता रविंद्र श्रीवास्तव हमारे साथ जुड़ गए हैं। रविंद्र, लगातार पहाड़ों पर बारिश हो रही है जिसके चलते चिनाब दरिया का जलस्तर भी बढ़ गया है और लोगों के लिए कहीं ना कहीं ये बारिश परेशानी का सबब बन रही है। जी बिल्कुल, देखिए आकांक्षा, ऐसा है कि अभी सावन शुरू हुए हैं और लगातार बरसात जो है पूरे देश के साथ साथ जम्मू कश्मीर में भी देखने को मिली है, जिसके चलते चिनाब नदी का जलस्तर जो है वो बढ़ना शुरू हुआ। तो बगलिहार डैम के साथ साथ जो डैम है रियासी का, उसके भी दरवाजे जो हैं वो गेट खोल दिए गए, जिससे चिनाब नदी का जलस्तर जो है वो बढ़ना शुरू हो गया है। और अखनूर के जितने भी निचले इलाके हैं, क्योंकि अखनूर से निकलता हुआ दरिया जो है वो पाकिस्तान में जाता है, और जो निचले इलाके हैं वहां पर लोगों को हिदायत देगी कि आप दरिया के पास ना जाएं। और वहीं अखनूर दरिया के आसपास जो घर हैं, अखनूर के आसपास दरिया के नजदीक जितने भी घर हैं, उनको भी खासतौर पर हिदायत दी गई कि आप घरों से बाहर ना निकले, बच्चों को दरिया की तरफ ना जाने दें, क्योंकि जलस्तर जो है वो बढ़ सकता है। वहीं बारिश के चलते जम्मू श्रीनगर नेशनल हाईवे जो है वो भी बंद रहा, मुगल रोड भी बंद रहा, क्योंकि लगातार भूस्खलन देखने को मिल रहा था। वहीं रामबन प्रशासन ने भी जिस प्रकार से भारी बारिश जो है कल देखने को मिली, उसके चलते 10वीं कक्षा के स्कूल जो है वो बंद कर दिए गए और ये आदेश खुद रामबन डीसी ने दिया। तो कुल मिलाकर देखा जाए तो बारिश कहीं ना कहीं लोगों के लिए मुसीबत का सबब बन रही है। अगर पुंछ की बात करते हैं तो पुंछ में भी नदियां नाले उफान पर थे, जिसमें एक व्यक्ति जो है अपने घर जाने के लिए निकला था, दरिया के रास्ते से निकल रहा था, तो एकदम से पानी जो है वो उसका जलस्तर जो है वो बढ़ गया उस नाले का, और जिसके चलते वो बीच में फंस गया। फिर उसको रेस्क्यू करके लोगों ने बाहर निकाला। देखा जाए तो लगातार जो है ये बरसात जो है कहीं ना कहीं लोगों के लिए मुसीबत जो है वो बनती जा रही है। जी ठीक है रविंद्र श्रीवास्तव, आपका बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ जुड़ने के लिए और इस खबर पर तमाम अहम जानकारी हमारे साथ साझा करने के लिए। वहीं हिमाचल प्रदेश में 4 दिन भारी बारिश का अलर्ट जारी किया गया है। मौसम विज्ञान केंद्र शिमला ने 27 जून के लिए भी प्रदेश में भारी से बहुत भारी बारिश का ऑरेंज अलर्ट जारी किया। 28, 29 और 30 जून के लिए येलो अलर्ट जारी किया है। उधर सोमवार को ऑरेंज अलर्ट के बीच राजधानी शिमला और अन्य भागों में बादल झमाझम बरसे। आपको बता दें कि प्रदेश में भारी बारिश से 150 सड़कें ठप हो गई हैं और मानसून की दस्तक के 3 दिन के भीतर 102.38 करोड़ रुपए का नुकसान हुआ है। 2 जुलाई तक मौसम खराब बना रहने के आसार हैं। वहीं प्रदेश में मानसून की दस्तक के साथ ही ट्रैफिक, टूरिस्ट और रेलवे पुलिस ने लोगों से अनावश्यक यात्रा करने से बचने की सलाह दी है। साथ ही पहले मौसम की स्थिति का पता लगाकर ही यात्रा का प्लान बनाने को कहा है। इस खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए हिमाचल प्रदेश से ब्यूरो चीफ टीना ठाकुर जी हमारे साथ जुड़ गई हैं। टीना, लगातार हिमाचल में बारिश ने तबाही मचा रखी है, सड़कें भी बंद हैं और लोगों को काफी परेशानियां देनी पड़ रही हैं। इसको लेकर एक बार पूरी जानकारी।
लगातार हिमाचल प्रदेश में भारी बारिश देखने को मिल रही है और कहीं ना कहीं आगे आने वाले समय के लिए भी हिमाचल प्रदेश में भारी बारिश का अलर्ट जारी किया है। आपको बता दें कि मौसम विज्ञान केंद्र शिमला ने 27 जून के लिए भी प्रदेश में भारी बारिश का ऑरेंज अलर्ट जारी किया है, तो वहीं 28, 29 और 30 जून के लिए येलो अलर्ट जारी किया है। आपको बता दें कि हिमाचल में बारिश ने बुरी तरह से तबाही मचाई हुई है। वहीं इस खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए एक बार फिर हमारी ब्यूरो चीफ टीना ठाकुर जी हमारे साथ जुड़ गई हैं। टीना, लगातार हिमाचल में बारिश ने तबाही मचा रखी है और कहीं ना कहीं पर्यटकों को भी काफी समस्याएं झेलनी पड़ रही हैं। जी बिल्कुल आकांक्षा, आप सही कह रहे हैं। मानसून में दस्तक हिमाचल में दे दी है और 3 दिनों के अंदर ही हिमाचल को जो है 102 रुपए का जो है नुकसान भी यहाँ पे झेलना पड़ गया है। बहुत भारी यहाँ पे बारिश जो है वो हो रही है और कई दिनों में से जो है बादल फटने और कई तरह के नुकसान की जो है बड़ी जो घटना है वो सामने आ रही है। और आज और अगर ये कुछ दिनों के लिए बात करें तो ऑरेंज अलर्ट यहाँ पे जारी किया गया है और पर्यटकों के लिए स्पेशली हिदायतें जारी की गई है। पीटीआर पुलिस और यात्रियों ने खास तौर पर सलाह दी है कि बरसात का जो मौसम है उसको ध्यान में रखते हुए नदी नालों के नजदीक न जाएं, जल स्तर किसी भी समय बढ़ सकता है और बारिश होने से पानी किसी भी समय छोड़ा जा सकता है। विभाग के अनुसार अगर पहाड़ी क्षेत्र जैसे उत्तरी शिमला है, किन्नौर, मंडी, कुल्लू, लाहौल स्पीति और चंबा, यहाँ पे जो है यात्रा करने से पहले पूरी जो जानकारी है सड़कों के बारे में ले लें, क्योंकि आपको बताएं कि इस वक्त जो है हिमाचल में 301 सड़कें बंद पड़ी हैं और जगह जगह जो प्रदूषण और जो पहाड़ों से पत्थर गिरने की जो घटना है वो सामने आ रही है। ऐसे में पर्यटकों को सलाह दीजिए कि अनावश्यक यात्रा से बचें और अपने जीपीएस लोकेशन जो है वो ऑन रखें और जो अगर आपको बहुत जरूरी नहीं है तो कहीं ऐसे अनजान और सुनसान जगहों की तरफ ना जाएं। जी टीना ठाकुर जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ जुड़ने के लिए और इस खबर पर तमाम अहम जानकारी हमारे साथ साझा करने के लिए। राजधानी लाइव में फिलहाल के लिए इतना ही। देश की तमाम बड़ी खबरों के लिए बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए ANB न्यूज़।